अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हमने एक थोड़ी देर पहले टॉपिक डिस्कस किया था जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया था, दैट इज़ थॉराइड डेवलपमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं मोस्ट लाइकली वो क्या किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, दैट इज़ थॉराइड डाइवर्टिकुलम सिस से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके मैंने आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। मैंने उसकी तरह आपको बताया था कि जब क्या करते हैं टंग की प्रोट्रूजन करें तो जो हमारे पास स्वेलिंग होती है, जो मैस होता है वो मूव करता है जो एंटीरियर मिड लाइन नेक पे पड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप कोई चीज़ फॉलो करते हो, ठीक है, निगलते हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो स्वेलिंग है वो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, अब वही हम एमसीक्यूज़ थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एनआर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसने यहाँ पे लिखा है कि 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद द पेनलेस मिडलाइन नेक स्वेलिंग जस्ट बिलो द हायोइड बोन। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी उसने बता दी कि जो स्वेलिंग है वो किधर है, वो मिडलाइन नेक के ऊपर पड़ी हुई है, एंटीरियर मिडलाइन नेक पे पड़ी हुई है। द स्वेलिंग मूव अपवर्ड ऑन टंग प्रोट्रूजन, ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है और वहाँ मैंने टॉपिक में भी डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, और उसने अगली बात इसके अंदर क्या लिखी हुई है कि जब वो कोई चीज़ क्या करता है, सॉलो करता है, फिर भी क्या करता है, जो स्वेलिंग है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अभी यहीं से पता चल गया कि इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या बनेगा, हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनेगा। ठीक है, पहला एमसीक्यूज हमारा ये होगा। दूसरा एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। दूसरे एमसीक्यूज में उसने बताया कि 10 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ अ मिड लाइन नेक स्वेलिंग विच बिकम पेनफुल एंड एरिथमाटस आफ्टर एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, बट इज़ अ मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन। अच्छा जी, अब उसने यहाँ पे ये बात की है कि एक पेशेंट था हमारे पास ऑलरेडी, इसको क्या जी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट थी। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो उस स्पेसिफिक उसकी एरिया की क्या हो रही है जी, रेडनेस होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एरिथमाटस होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा क्या हो गया जी, अब ये पेनफुल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो क्या, ये दो चीज़ें क्या है, ये मेरे पास इन्फ्लामेटरी मार्कर में ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है जी, सेकेंडरी इन्फेक्शन इस पेशेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी हमारे पास क्या होती है जी, क्या होता है, जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है उसकी क्या हो जाता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, पेनफुल हो जाती है और रिथमाटोस हो जाती है। एनीवेज, अब आगे चलते हैं जी। तीसरे एमसीक्यूज में उसने ये बताया कि चाइल्ड विद द थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट इज प्लान्ड फॉर द सर्जरी। अब उसने बता दिया कि पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, हमारे पास जो बच्चा है उसको ऑलरेडी क्या है जी, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट उसके अंदर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जिसकी सर्जरी करनी है। अब सर्जरी से पहले हम क्या, कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर करवाएंगे, ये मैंने आपको जब लेक्चर अपलोड किया था, ये 2 से 3 एमसीक्यूज मैंने आपको वहाँ पे भी बताए थे। आपने बताना जी हमने इसके अंदर क्या करना है जी, थॉराइड स्किंटोग्राफी करनी है। अब थॉराइड स्किंटोग्राफी के अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास थॉराइड टिश्यू है वो किधर प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल जो थॉराइड टिश्यू वो प्रेजेंस किधर है उसकी। ठीक है, ये हमें बताता है। फिर उसके अलावा हम चौथा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अब उसके अंदर उसने ये बताया कि एक पेशेंट है, उसके अंदर क्या जी थॉराइड, तो ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। ठीक है, इसके साथ कौन सा जो हमारे पास कार्सिनोमा है वो एसोसिएट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है हमारे पास। तो आपने बताना जो इसके साथ हमारे साथ, इसके साथ जो वो कार्सिनोमा एसोसिएट करता है वो कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, ये भी आपका क्या है जी, एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये भी आपने बताना है कौन सा करता है जी हमारे पास, पेपिलरी कार्सिनोमा इसके साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है। अब इसके अलावा अब वो ये पूछता है कि अगर इस पेशेंट के अंदर क्या है जी, पेपिलरी कार्सिनोमा है, ठीक है, एसोसिएट इसके साथ है, कर रहा है, इस पेशेंट के अंदर आपने एफएनएसी कराया, आपको पता चल गया कि इसके अंदर पेपिलरी कार्सिनोमा है, तो अब आप ये बताएं कि ये पेपिलरी कार्सिनोमा डेवलप किधर से हो रहा है, अराइज किधर से हो रहा है। तो आपने बताना है ये हमारा थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, कान इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, पकड़ना कान ही है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट से पूछेगा फिर भी पेपिलरी कार्सिनोमा, अगर वो आपको बता देगा कि पेपिलरी कार्सिनोमा उस पेशेंट के अंदर, तो क्या कहाँ से ये एसोसिएट कर रहा है, कहाँ से ये अराइज कर रहा है, तो आपने बताना है दैट इज अराइजेस फ्रॉम द थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट से क्या कर रहा है, ये अराइज कर रहा है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आगे चलते हैं, थोड़े से बेसिक्स के भी आपसे वो एमसीक्यूज पूछता है डेफिनेटली, वो अब आप एमब्रियो का पोर्शन है तो बेसिक एमसीक्यूज भी तो आपसे पूछेगा ना। वो इसके अंदर ये पूछता है कि जो हमारे पास जो थायरोग्लोसल डक्ट डेवलप होती है ये किस एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर से डेवलप होती है, तो आपने बताना है ये हमारे थॉराइड डाइवर्टिकुलम से क्या करती है बेटा, ये हमारी वहाँ से डेवलप होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर बात इंपॉर्टेंट बताई थी। फिर दूसरा एमसीक्यू इसके अंदर से वो ये हमसे पूछता है कि जो हमारे पास जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है ये कब डिसअपियर हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्या होता है, जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है हमारे पास, इसने क्या करना होता है, डिसअपियर होना होता है। इसने आगे इसका जो रेमनेंट होता है, मैंने आपको ये लिखवाया था एमसीक्यूज के अंदर, वो कौन सा होता है हमारे पास, वो फोरामेन सीकम होता है हमारे पास। ठीक है, कौन सा होता है जी, फोरामेन सीकम होता है। और फोरामेन सीकम आगे किसके, ये कब बनता है, किस वीक पे जाके बनता है, तो आपने बताना 8 से 10th वीक के अंदर क्या होता है हमारे पास, फोरामेन सीकम बन जाता होता है इसके अंदर। ठीक है, जो थायरोग्लोसल डक्ट का जो रेमनेंट होता है वो हमारे पास फोरामेन सीकम है। फिर वो पूछता है जी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की किधर होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये किधर होती है, ये बिल्कुल आपके क्या होता है, हायोइड बोन के नीचे होती है। ठीक है,
नेक के अंदर क्या होता है जी, हमारे पास हायोइड बोन होती है, ठीक है। हायोइड बोन के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या पड़ा होता है, आपने बताना है, हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट पड़ी होती है, ठीक है। क्या पड़ी होती है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट पड़ी होती है, इंफ्राहायोइड भी आप इसको बोलते होते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा वो पूछता है जी, चौथे एमसीक्यूज में आपसे वो ये पूछता है कि जो हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है ये कैसे मूव करती है, कि जब आप कुछ चीज़ सिर्फ सॉलो करते हो तब मूव करती है, या जब आप ट्रंक प्रोट्रूड करते हो तब मूव करती है, या आप क्या करते हो, स्वॉलो भी करते हो कुछ चीज़ निगलते भी हो, साथ आप क्या करते हो जी, टंग की प्रोट्रूजन भी करते हो, ये तब आपकी जो स्वेलिंग है ये मूव करती है। जो एंटीरियर मिडलाइन नेक मैश पड़ा होता है ये तब मूव करता है। तो आपने बताना है कि जब आप क्या करते हो, स्वॉलो करते हो जब, और साथ क्या करते हो, टंग की प्रोट्रूजन करते हो, तब ये क्या करती है बेटा, मूव करती है। ये भी मैंने आपको डिटेल में आपको लेक्चर के अंदर सारी बात बताई थी, ये भी आपका एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वो ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एज ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की क्या है, कब पेशेंट के अंदर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनती है। तो आपने बताना है ये चाइल्डहुड के अंदर बनती है, जब बच्चा छोटा होता है तब क्या होता है जी, उसकी जो हमारे पास ये थी थायरोग्लोसल वो डक्ट थी वो ख़त्म नहीं होती, जब वो ख़त्म नहीं होगी तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बन जाएगी। जब थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनती है तो किस एज में बनती है, ये चाइल्डहुड के अंदर बनती है। फिर मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला एमसीक्यूज आपको नीचे डिस्कस करवा दिया था, कैसा कौन सा कार्सिनोमा है जो एसोसिएट करता है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के साथ, तो आपने बताना वो हमारे पास पेपलरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है। कौन सा होता है जी, पेपलरी कार्सिनोमा। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई, कोई एमसीक्यूज नहीं समझ में आया, तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकता है।